जिस तरह से ये वार चल रहा है इसराइल यूएसए और ईरान के बीच में, और आज तो ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। वहाँ से कोई भी ऑयल का टैंकर या फिर गैस का टैंकर सप्लाई नहीं होगा। अगर उस रूट से कोई भी क्रूड ऑयल का टैंकर सप्लाई हुआ तो ईरान उसको ड्रोन से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जितनी भी ये टैंकर है सब या तो अरेबियन सी में मौजूद है या फिर कुछ दूसरी साइड में मौजूद है, वो उस स्ट्रेट को क्रॉस नहीं कर रहे। तो इससे क्या हुआ है कि जो क्रूड कच्चे तेल के जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गए हैं, और एशिया की, चाइना की या फिर पूरे वर्ल्ड की ही जो मार्केट है वो क्रेश होने लगी है। मतलब लोगों को डर है कि अब इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे क्योंकि तेल अगर महंगा होता है तो हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, हर चीज़ जो है ना इंक्रीज़ ही हो जाती है। तो उससे जो है ना मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो चुकी है। और हालांकि अब मैं एक पर्सपेक्टिव दूसरा ये भी बताता हूँ कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इससे रशिया को किस तरीके से फ़ायदा होगा। रशिया को फ़ायदा इस वजह से होगा क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है अपने ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने से। अब मान लो ईरान तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि वार में मौजूद है। और ईरान ने जो अपने आसपास गल्फ़ कंट्रीज़ है, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ये यूएई, बहरीन, इन सब पे अटैक करने के बाद कर रहा है, और इनके जो ऑयल और गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे अटैक कर रहा है, जिससे कि ये भी अपना जो कच्चा तेल है या गैस है वो भी एक्सपोर्ट ना कर सके दूसरे देशों को। तो रूस, अब पूरी वर्ल्ड के पास एक ही ऑप्शन बचेगा। हालांकि ऑप्शन तो काफ़ी है कि वो कुछ यूएसए से खरीद सकते हैं, कुछ और कंट्रीज़ हैं उनसे खरीद सकते हैं, लेकिन रशिया अपना तेल बेचेगा। इस चीज़ अब उसकी काफ़ी संभावना बढ़ गई है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से पहले अपनी ज़्यादा एनर्जी का रिसोर्स वो रूस से इंपोर्ट करते थे। तो अब रशिया काफ़ी हद तक अपना तेल और अपनी गैस जो है यूरोपियन कंट्री को सेल करेगा, और जो चाइना काफ़ी हद तक गल्फ़ कंट्रियों से तेल लेके जाया करता था अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, अब वो रूस से ज़्यादा इंपोर्ट करेगा। तो काफ़ी हद तक रूस तो यही चाहेगा कि जो लड़ाई चल रही है यहाँ पे इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ, वो चलती रहे, क्योंकि इकोनॉमिकली काफ़ी हद तक रूस को बहुत फ़ायदा होगा। अब इंडिया भी काफ़ी हद तक जो अपना तेल है और गैस है वो मिडिल ईस्ट से खरीदता है, ईरान से, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन सभी से खरीदता है। और जब यही रास्ता पूरी तरीके से ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? वो डायरेक्टली या तो रूस से खरीदेगा अपना तेल और गैस, या फिर कुछ अमेरिका से खरीद लेगा। तो अब जो है यही यहीं पे रूस अपना खेल खेल रहा है, क्योंकि अब उसकी जो इकोनॉमी जो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, तो वो एक बूस्ट मिलेगा अपने तेल को एक्सपोर्ट करके, वो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का। और जैसे कि अब जब ये तेल ही सप्लाई कम हो जाएगी, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही किसी उसके तेल के, कच्चे तेल के कीमतें बढ़ती रहेगी। हमने देखा है कि कल 7% के 7-8% कच्चा तेल महंगा हुआ, और आज लगभग 10% कच्चा तेल महंगा हुआ। तो बहुत तेज़ी से तेल की कीमतों पर इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी और उसकी डिमांड रेगुलर बनी रहेगी, तो उसकी जाहिर सी बात है प्राइस तो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो ही जाएंगे। तो यही चीज़ें चल रही है कि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। हालांकि रशिया ये भी नहीं चाहेगा कि जो इस टाइम जो है ईरान में जो सत्ता है खमेनी की, हालांकि खमेनी का तो इंतकाल हो गया, हालांकि लेकिन जो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है गवर्नमेंट का, वो वहीं पे कायम रहे। ऐसा ना हो कि कोई दूसरी सरकार आ जाए रज़ा पहलवी की, या फिर ईरान या इसराइल या यूएसए कुछ ऐसा कर दे कि ईरान के ही टुकड़े कर दे, कि जैसे कुर्दिस्तान का अलग बना दिया, बलूचिस्तान का अलग बना दिया और इनको डिवाइड कर दिया। ऐसा कुछ ना हो कि वो नहीं चाहेंगे। हालांकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक इंडिया पे भी पड़ेगा। इंडिया की जो मार्केट है उसके स्टॉक भी काफ़ी हद तक नीचे डाउन हुए, और ये स्टॉक डाउन होने के बाद जो हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रियों से, तो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी हद तक तेल की महंगाई से हम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि ये वार कब तक
आगे चलता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये कहा था कि ये 4 से 5 हफ्ते तक ही ये वॉर चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वॉर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा 4 से 5 हफ्ते में, क्योंकि ईरान के पास अभी भी काफ़ी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने वाले लॉन्चर है, और क्रूज़ मिसाइल है, ड्रोन तो अनगिनत है। इतने ड्रोन हैं कि मिडिल ईस्ट में किसी के पास ड्रोन ही नहीं है, और सस्ते ड्रोन है। मतलब ये ड्रोन बहुत सस्ता है, चीप है और इफ़ेक्टिव है। तो और उनकी रेंज भी बहुत अच्छी है, कि मतलब ये समझ लो कि ईरान से लॉन्च करते हैं उन ड्रोन को, सुसाइड ड्रोन होते हैं वे, इसराइल तक पहुंच जाते हैं, इसराइल को क्रॉस करके मेडिटेरियन सी में जो साइप्रस है, साइप्रस तक पहुंच जाते हैं वे। तो ये तो वॉर अभी आगे तक चलता ही रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि 4 हफ्ते तक 5 हफ्ते का ये हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने जब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने 3 ऑब्जेक्ट बताए कि हमने जो अटैक किया है ईरान पे, हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट तो ये है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन पाए, कि परमाणु बम, न्यूक्लियर बम कभी भी ईरान के पास ना आए। दूसरा, ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये प्रोग्राम है बैलिस्टिक मिसाइल का, ये ख़त्म होना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि आए दिन ऐसा कहते हैं कि यूएसए ही कहता है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। इसकी रेंज, मिसाइलों की रेंज दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी जब जून 2025 में 12 दिन वाला जो लड़ाई हुई थी इसराइल और ईरान के बीच, कितनी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे दागी। किसी ने सोचा भी नहीं हुआ होगा कि ईरान इस तरीके से मिसाइल दागेगा और उनको इसराइल इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएगा। बहुत सी तो मिसाइल ऐसी थी वो इंटरसेप्ट ही नहीं हो पाई। हालांकि काफ़ी हद तक एडवांस डिफेंस सिस्टम है इसराइल के पास, आयरन डोम, एरो 3, डेविड स्लिंग, लेकिन ये ओवरवेलम हो जाता है जब मतलब ये समझ लो कि कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल, उनके साथ क्रूज मिसाइल, ड्रोन आते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको इंटरसेप्ट करे और किसको नहीं करे। तो वो इस तरीके से ही ये मसला। और फिर तीसरा जो ऑब्जेक्टिव डोनाल्ड ट्रम्प ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा ईरान में तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को इतना वीक कर दे, इतना वीक कर दे कि ये अपना प्रॉक्सी, अपने इनके जो बॉर्डर से बाहर इनकी जो पूरी ताकत है, इन्फ्लुएंस, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की जो नेवी है, जो पर्शियन गल्फ में काफ़ी हद तक हलचल मचाए रखती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हर टाइम ब्लॉक करने के लिए धमकी देती है, वो उसको हम तहस नहस कर देंगे। जितनी भी इनकी ये नेवी है पर्शियन गल्फ में या अरेबियन सी में, उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये 3-4 उन्होंने गोल बताए हैं, लेकिन ये अचीव करना इतना आसान नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, क्योंकि जिस तरीके की ज्योग्राफी है ईरान की अगर हम ज्योग्राफी देखें तो काफ़ी हद तक पहाड़ वगैरह इस तरीके से है कि उसको कैप्चर करना, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि अगर हम देखें कि इसराइल ने एक छोटी गाज़ा पट्टी पे अटैक किया, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए वो गाज़ा पट्टी में उलझा हुआ है। मतलब वहाँ से पूरी तरीके से जो वो कहते हैं कि हमास को हरा देंगे, ख़त्म कर देंगे, उस हमास को नहीं हरा पाए। वे कुछ राजी गाज़ा पट्टी में जब भी चार दोस्त ब्लॉक कर रखा था। ईरान तो इतना बड़ा है, नहीं हो पाएगा ईरान को हराना। ये समझ लो 100% नामुमकिन है। अगर ईरान को सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है, मतलब एक ही चीज़ हरा सकती है, वो है ईरान के खुद के लोग। अगर वे खुद के लोग ही सरकार के खिलाफ आ जाए तो फिर सरकार क्या करेगी? तब तो सरकार को अपने लोगों के सामने झुकना पड़ेगा। जब मतलब अपने लोग ही सरकार को नहीं चाहेंगे तब तो हो सकता है, लेकिन बाहर की सुपर पावर, चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका हो, या पूरी नेटो ही आ जाए, मुझे नहीं लगता कि इसराइल ईरान को हरा सकता है। जब पहले दिन ईरान और इसराइल ने अटैक किया था, तो एक स्कूल, जो एलिमेंट्री स्कूल था, उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ पढ़ती थी, तो उस पर अटैक किया था। तो उसमें लगभग, आज मैंने न्यूज़ देखी कि उसमें जो मृतकों की आंकड़ा है वो लगभग 180 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब लड़कियों की। तो उसकी जब वो, और आज मास फनरल हुई, मतलब मास उनको दफनाया गया, बहुत लाखों की भीड़ उसमें इकट्ठा हुई, तो वो एक तरह का सेंटिमेंट लोगों में आ गया कि भाई इन इसराइलों ने, अमेरिका ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा। तो वो जो अब से 1 महीने पहले प्रोटेस्ट हो रहा था सरकार के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि सरकार के साथ ही मिलके काम करने को आम जनता हो रही है। तो इस कंडीशन में ईरान की मौजूदा सरकार को
अलग करना, हटाना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई जो इराक में हुआ था 2003 में कि लोग परेशान हो गए थे उसके उस टाइम के जो उनके तानाशाह थे सद्दाम। तो जब जब आम आदमी चाहता है ना तब गवर्नमेंट चेंज होती है। ऐसा नहीं कि कोई फ़ॉरेन की विदेश से कोई सुपर पावर आ जाएगी, मिलिट्री पावर, भाई अब चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता। मैं तो नहीं मानता ऐसा। हालाँकि अब जो भी आगे कोई भी न्यूज़ आएगी या फिर कोई भी ब्रेकिंग ऐसी न्यूज़ आएगी जो आपसे शेयर करने की होगी तो मैं उसको आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको मेरा ये जो छोटी-मोटी ये बातें जो मैंने आपको बताई अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं दिन ब रोज़ लगभग मैं इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे लाता रहूँगा। थैंक्स।